ठीक है भाई, पेज नंबर 181 पे सफ़ा नंबर 181 पर 8वां सवाल हम कर रहे हैं। ठीक है, 8वें सवाल में लिखा है का आकार ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.15। एक कारक है जिसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 0.15 है, यानी पानी की एक होती है और इसकी कितनी है 0.15। फ्लोट्स इन वाटर, पानी में तैर रहा है वो। ठीक है, और उस पानी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1.025 है विथ 10 cc अबव द सरफेस। वो जो कारक है वो 10 क्यूबिक सेंटीमीटर सरफेस से ऊपर है। कैलकुलेट द मास ऑफ द कारक, कारक का मास मालूम करें। सवाल समझ में आ गया? एक कारक है, ठीक है, उसकी अपनी डेंसिटी कितनी है 0.15। पानी में उसको डाला हुआ है, वो पानी में तैर रहा है। अब ऐसे तैर रहा होगा कि कुछ हिस्सा उसका अंदर होगा और कुछ हिस्सा उसका बाहर होगा। ऐसे ही है, बाहर जो हिस्सा बताया वो कितना है 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम उसका बाहर है और कुछ वॉल्यूम क्या है अंदर है। ये क्लियर हो गई? आप बताइए कि इस पूरे कारक का मास क्या है, ये सवाल है। और जिस पानी में वो तैर रहा है उस पानी की डेंसिटी कितनी है 1.025। ठीक है, तो मैं एक छोटी सी तस्वीर बनाता हूँ समझ में आने के लिए। ये हमारे पास बीकर है, इसके अंदर ये पानी है। पानी की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ वाटर, वो कितनी दी है वो 1.025। और इसके अंदर क्या चीज़, कारक है कोई। इस कारक की डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ कारक DC 0.15। और जो बाहर वाला हिस्सा है ये वाला पूरा, ये जो पूरा वॉल्यूम है इसका, ये है 10 सेंटीमीटर क्यूब। 10 cc का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, ये जो अंदर वाला वॉल्यूम है, ठीक है, ये वॉल्यूम कितना होगा? अगर टोटल वॉल्यूम को क्या मान लें V, पूरे वॉल्यूम को क्या मान लें V, वॉल्यूम ऑफ कारक, तो सिर्फ अंदर डूबा हुआ कितना होगा? वॉल्यूम जो इनसाइड होगा वो दरअसल होगा टोटल वॉल्यूम में से ये निकाल दो, यानी टोटल वॉल्यूम क्या है VC, कारक का वॉल्यूम, उसमें से क्या निकाल दीजिए 10। तो ये कौन सा वॉल्यूम आ गया? जो इनसाइड वाला है। क्लियर हो रही बात आपको? तो अगर आप डेटा बनाएं इसका, तो डेटा में आपको क्या क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ कारक कितनी है 0.15, ये स्पेसिफिक डेंसिटी है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है 1.025। ठीक है, टोटल वॉल्यूम हमने क्या माना है VC माना है। VC का मतलब वॉल्यूम ऑफ कारक। और जो इनसाइड है वो कितना है? इनसाइड दरअसल है VC माइनस का 10। कहाँ से आया ये 10? ये बाहर वाला था, ये 10 था, तो अंदर वाला क्या होगा VC माइनस का 10। ठीक है, ये हमें डेटा दिया हुआ है और मालूम क्या करना है, इसका मास मालूम करना है। तो अब आप ये सोचिए कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। ये यकीनन वही कॉन्सेप्ट है अपथ्रस्ट का, कि जब इसका जो वेट है इसको कहाँ लाना चाहता है नीचे, और अपथ्रस्ट क्या करना चाहता है ऊपर। तो इसका जो टोटल वेट होगा वो अपथ्रस्ट के इक्वल होगा। ये रुका हुआ है ना स्टैटिक पोजीशन में, लिहाजा हम समझेंगे कि इसका जो अपथ्रस्ट होगा वो इस पूरे के वेट को संभाले हुए है। ठीक है, तो हम इसको हल करने जा रहे हैं। अपथ्रस्ट किसके बराबर होता है? आपको पता है अपथ्रस्ट वो फोर्स है जो इस लिक्विड ने, ये जो वॉल्यूम अंदर आया है, इसने जितना पानी बाहर निकाला है, सही है, उसके वेट के बराबर अपथ्रस्ट होता है। और वो किसके बराबर होता है?
वॉल्यूम उस लिक्विड का जो बाहर आया है, बाहर जो वॉल्यूम आया वो क्या है, वी आई। ये समझ में आई? जितना पानी बाहर गिरा है उसका वॉल्यूम किसके बराबर है, अंदर जो डूबा हुआ है, वी आई के। सही है। और डेंसिटी ऑफ वाटर, जो चीज़ बाहर गिरी है उसकी डेंसिटी, और जी, ये हमने कल भी पढ़ा था इसको। ठीक है, तो ये इसके बराबर आ गया। तो वी आई दरअसल किसके बराबर है, वी सी माइनस 10 के। वी सी का मतलब वॉल्यूम ऑफ कार्क माइनस का 10, और डेंसिटी ऑफ वाटर को मैंने ऐसे लिखा, और जी को मैंने अभी ऐसे ही लिखा है। ठीक है। अच्छा, ये क्या है, अपथरस फोर्स। अपथरस का मतलब जो इसको नीचे से ऊपर उछाल रही है। अच्छा, ये फोर्स किसके बराबर है, इस पूरे कार्क के वेट के बराबर है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये जो अपथरस्ट फोर्स है किसके बराबर है, वेट ऑफ कार्क। अच्छा, जो वेट होता है वो किसके बराबर होता है, एम जी के। ये एम क्या है, मास ऑफ कार्क। ये क्या है, बराबर है किसके, वी सी माइनस का 10 डी डब्ल्यू इंटू जी। ये वाले जी से क्या बचा, एम सी। ये वही है जो आपको मालूम करना है। हमको मालूम क्या करना था, मास ऑफ कार्क। ऐसे ही है ना। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, डब्ल्यू डी को किससे ज़रब देंगे, वॉल्यूम ऑफ कार्क से। तो ये क्या आ गया, डब्ल्यू डी इंटू वी सी माइनस का 10 इंटू डी डब्ल्यू। अच्छा जी, पूरे कार्क का वॉल्यूम क्या है ये तो हमें पता ही नहीं है, और डेंसिटी क्या है ये हमें पता है, 1.025। सही जा रहे हैं हम, गलत जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं। ये जो मास ऑफ कार्क है ना, इसको यहाँ से रोकें अभी हम, क्योंकि हमें मसला ये है कि इसमें वॉल्यूम ऑफ कार्क नहीं पता। तो पहले वॉल्यूम ऑफ कार्क मालूम करने जाते हैं। ये जो एम सी है, मास, हम जानते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम बराबर होता है किसके, डेंसिटी के। अगर मैं कार्क के मास की बात करूं और कार्क के वॉल्यूम की बात करूं, तो ये डेंसिटी किसकी निकलेगी, कार्क की। तो वी सी यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। ये बराबर हो गया किसके, तो एम सी की ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, एम सी की जगह क्या लिखा, डी सी। डी सी का मतलब डेंसिटी ऑफ कार्क। वी सी का मतलब कार्क का वॉल्यूम बराबर है किसके, ये मैंने ऐसे लिखा, वी सी माइनस 10 और डेंसिटी ऑफ वाटर। ये बात क्लियर हो रही है आपको? अच्छा जी, अब आप आगे चलें। ये तो ऐसे आ गया, डी सी वी सी, डेंसिटी ऑफ कार्क, वॉल्यूम ऑफ कार्क। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ कार्क, और माइनस का 10 डेंसिटी ऑफ वाटर। समझ में आ रही बात आपको? तो हमको मालूम क्या करना है, मैंने ये सही लिखा, गलत लिखा, वी सी और डी डब्ल्यू। ये तो मैंने नहीं लिखा ना, गलत लिख दिया ना। डी डब्ल्यू को किससे ज़रब देंगे, वी सी से, वॉल्यूम ऑफ कार्क से। ठीक है, तो ये वाला डी सी वी सी मैं वहाँ ले जाऊँ, ये क्या है, डी डब्ल्यू वी सी, ये वहाँ जाकर क्या हो गया, माइनस का डी सी वी सी, और ये जो 10 डी डब्ल्यू है इसको यहाँ ले आओ, माइनस का यहाँ जाकर किसका हो जाएगा, 10 डी डब्ल्यू। इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, वी सी। वी सी का मतलब वॉल्यूम ऑफ कार्क।
अंदर क्या क्या बचा, dW माइनस का डेंसिटी ऑफ कार्क, और ये क्या है 10 dW। VC मालूम करना है यहाँ से, इसको यहाँ ले जाओ, ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाकर क्या करेंगे डिवाइड, 10 dW डिवाइडेड बाय dW माइनस का DC। अब मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ, 10 की जगह 10, dW की जगह 1.025 डिवाइडेड बाय dW की जगह 1.025 माइनस DC की जगह 0.15 बराबर है किसके, वॉल्यूम ऑफ कार्क। अच्छा जी, इसको जब मल्टीप्लाई करूँगा, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट यहाँ चला जाता है, ये बना 10.25 डिवाइडेड बाय, जब मैं इसमें से निकालूंगा 2 में से 5 गया तो 2 नहीं गया, दरअसल 5 में से 0 गया 5, 12 में से 5 गया 7, और 9 में से 1 गया 8 पॉइंट, ये बचा 0.875। ज़रा इसको डिवाइड करें, 10.25 को डिवाइड करें ज़रा 0.875 से, 13.666। दोबारा से डबल चेक कर लें इसे, वैल्यू सही पुट की है मैंने, क्योंकि मेरे पास जो जवाब है वो है 11.714 11.76 ये आ गया इसका वॉल्यूम। क्लियर हो गई बात आपको, यहाँ तक उतारें? ठीक है भाई, अब हमें ये पता चल गया कि जो वॉल्यूम है पूरे कार्क का वो दरअसल कितना है 11.76, और अंदर डूबा हुआ कितना है, बाहर 10 है और बाकी कहाँ है, अंदर है। तो वॉल्यूम हमें पता चल गया कार्क का, वॉल्यूम पता है और डेंसिटी भी पता है। जब आपको वॉल्यूम पता हो, वॉल्यूम ऑफ कार्क और मास ऑफ कार्क, इनका जो रेशो होता है किसके बराबर होता है, डेंसिटी के ऑफ कार्क। तो मुझे अगर मास निकालना है तो मास बराबर होगा किसके, डेंसिटी ऑफ कार्क इनटू वॉल्यूम ऑफ, तो डेंसिटी ऑफ कार्क कितना है 0.15, और वॉल्यूम ऑफ कार्क कितना है 11.7। ज़रा इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मास ऑफ कार्क कितना आ गया 1.764, ये आपके पास किलोग्राम में आ जाएगा। मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 1.764 kg, क्योंकि हमने ये सारा काम किस में किया है, नहीं असल में ये ग्राम में दिए हैं सारे, तो ये ग्राम में आएगा जवाब। वैल्यू सारी किस में दी गई हैं, ग्राम में, तो जवाब भी किस में आएगा, ग्राम में। तो ये केजी नहीं है, ग्राम है, उतार लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। आप देख रहे हैं कि ये जो सवालात हम जितने भी कर रहे हैं, इन सारे सवालात का जो टेक्निक है वो क्या है, एक तो अपथरस्ट फोर्स है और ऊपर से जो आ रहा है वेट वो है। और अपथरस्ट फोर्स दो चीज़ों के बराबर ले रहे हैं, एक वो जितना पानी उसने बाहर गिराया है उसका वॉल्यूम, उसकी डेंसिटी और जी का मल्टीपल, और एक क्या अपथरस्ट फोर्स बराबर है किसके, वो जो ऊपर से वेट आ रहा है उसके बराबर है। ये दो बातें अगर आपके जहन में रहेंगी तो सारे सवालात आपको समझ में आएंगे कि जब भी किसी चीज़ को पानी में डालें वो डूबी हुई होती, थोड़ी सी नहीं डूबी हुई होती। तो जब आप सोचते हैं कि जो थोड़ी सी डूबी हुई है, जितनी वो डूबी हुई है उतना पानी उसने क्या करा है, बाहर निकाला है। तो अपथरस्ट फोर्स किसके बराबर होगी, वो जो पानी का वेट बाहर गिरा है, सही है। और अपथरस्ट फोर्स किसके बराबर होगी, जितना वेट ऑब्जेक्ट का है उसको भी उसने संभाला हुआ है। तो इन दो चीज़ों को जब भी आप बराबर करके सवालात को हल करना शुरू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो आगे ये हल हो जाएगा। अब हम चले गए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉडी ऑफ डेंसिटी कैपिटल D
एक बॉडी है जिसकी डेंसिटी कैपिटल D है, इज़ लेफ्ट फ्री इन अ लिक्विड, ठीक है, उसको छोड़ दिया गया है लिक्विड के अंदर, जिसकी डेंसिटी स्मॉल d है। तो बॉडी की डेंसिटी कैपिटल D है और लिक्विड की डेंसिटी, और ये भी पता है ब्रैकेट में जो कैपिटल D है वो स्मॉल d से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि जो बॉडी आप डाल रहे हैं उसकी जो डेंसिटी है वो लिक्विड की डेंसिटी से, जब उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो डूबेगा पानी में डूब जाएगा। तैरता कब है, जब उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम हो। जब तैरता है और अगर ज़्यादा हो तो डूब जाता है। प्रूव दैट, साबित कीजिए कि द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, जब वो डूबेगा तो पानी में वो जब अपनी सतह को छोड़ के नीचे आने लगेगा तो वो उसमें एक्सेलरेशन भी होगा। अच्छा, फ्री फॉल कितना एक्सेलरेशन होता है, 9.8, आपको पता है। अगर कोई चीज़ हवा में ऐसे छोड़ें आप फ्रीली तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, 9.8। लेकिन अब उसको फ्री फॉल कहाँ मिल रहा है, उस लिक्विड के अंदर। तो लिक्विड में जब वो नीचे जा रहा होगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कह रहे हैं साबित कीजिए कि जो एक्सेलरेशन होगा वाइल सिंकिंग, जब वो डूब रहा होगा इन द लिक्विड, वो जो लिक्विड में एक्सेलरेशन होगा वो ये होगा, a इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू 1 माइनस स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इंटू G, इसके बराबर होगा उसका एक्सेलरेशन। समझ में आ रही बात आपको, सवाल समझ में आ गया, इमेज बना आपके जहन में। अगर आप एक ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है, अगर आप उसको उसमें डालते हैं तो जब वो डूबता है और नीचे जा रहा होता है हरकत करते हुए, तो उसको नीचे जब हरकत वो कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन का मतलब 1 सेकंड में वेलोसिटी में होने वाली तब्दीली। अगर आप हवा में छोड़ेंगे तो कितनी तब्दीली आती है, 9.8। लिक्विड में तो 9.8 नहीं होगी, कितनी होगी ये नहीं पता। वो कह रहे हैं उसका जो रिलेशनशिप होता है वो इसके बराबर होता है। अब आप बाद में D कोई सा भी लिक्विड के लिए रख लें और कैपिटल D किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए रख लें, ये फार्मूला बनेगा एक्सेलरेशन के लिए। फार्मूला आप साबित करें कि सही है या गलत है, ठीक है। तो केस हमारे पास क्या आ गया, केस हमारे पास ये आ गया कि हमारे पास एक लिक्विड है, उस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो स्मॉल d है, उसमें हमने क्या करा है, एक ऑब्जेक्ट डाला है, उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है, कैपिटल D है, और ये ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ हरकत करता हुआ आ रहा है। क्यों आ रहा है, इसकी क्योंकि इसकी डेंसिटी इससे ज़्यादा है, D जो है वो बड़ा है किससे, स्मॉल d से। अब जब ये नीचे आ रहा है तो इसका एक्सेलरेशन आपको मालूम करना है कि वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, प्रूफ करना है। अब इसमें केस क्या है, लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि जब आपका वो जो ऑब्जेक्ट है जो नीचे आ रहा है, ठीक है, इस पे गौर करें आपके नीचे क्यों आ रहा है। एक चीज़ तो है उसका वेट जो उसको कहाँ लेके जा रहा है, नीचे, लेकिन एक चीज़ है अप थ्रस्ट फोर्स जो उसको कहाँ धक्का लगा रही है, ऊपर। इज़ इट क्लियर। अगर फर्ज करो इसका वेट है 10 न्यूटन, तो क्या ये 10 न्यूटन की वजह से हरकत कर रहा होगा नीचे, नहीं। अगर 10 न्यूटन होता और हवा में होता तो 10 न्यूटन की वजह से हरकत करता है किस में ये, और अब थ्रस्ट भी है। अब तो अगर 10 न्यूटन इसको नीचे लाने की कोशिश कर रही है फोर्स, और 4 न्यूटन फर्ज करो ऊपर धक्का मार रही है, तो ये कितनी फोर्स की वजह से हरकत कर रहा होगा, 6। ये बात समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही। हरकत करने की जो वजह होगी वो इसके अपने वेट और माइनस अप थ्रस्ट के बराबर होगी। मैंने मिसाल दी जैसे कि इसका वेट कितना है, 10 न्यूटन, यानी 10 न्यूटन क्या चाहता है, इसको नीचे लाना। अप थ्रस्ट कितना है, 4, जो ऊपर लेके जाना चाहता है। तो ये कितनी फोर्स की वजह से नीचे उतर रहा होगा, 6। समझ में आ रही बात। ये वो बुनियादी लॉजिक है जो इस सवाल में आपको लगानी है। तो हम चीज़ें सपोज़ कर रहे हैं, डब्ल्यू बी क्या है, वेट ऑफ द बॉडी। क्लियर हो गई बात आपको। और यू क्या है,
जो अब थ्रस्ट लगेगी, यहाँ लिख देता हूँ मैं वेट ऑफ बॉडी। और U क्या है? अब थ्रस्ट है। अच्छा, F क्या है? वो फोर्स जिसकी वजह से ये हरकत कर रहा है। सही है, मोशन फोर्स। ठीक है। अच्छा, लॉजिक क्या बन रही है? वो फोर्स जिसकी वजह से ये हरकत कर रहा है वो दरअसल बराबर है किसके? उसके वेट के माइनस करें किससे? अब थ्रस्ट से। ये बात पकड़ पाए आप? सही है। यही वही वाली बात है कि 10 न्यूटन से अगर नीचे आना चाह रहा हो, उसका वेट 10 न्यूटन है और 4 न्यूटन उसको वापस धक्का मार रहा हो, तो वो फोर्स जिसकी वजह से ये हरकत करेगा दरअसल किसके बराबर होगी? क्लियर? अच्छा, अब हम न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक फोर्स किसके बराबर होती है? m/a। ये m क्या है? इसका मास है। सही है। अच्छा, उसके बाद ये क्या है? WB क्या है? इसका पूरा वेट। m/g। आमतौर पर जो वेट का फार्मूला है वो क्या है? m माइनस अब थ्रस्ट। अब थ्रस्ट क्या होती है? जितना पानी ये बाहर निकालेगा उसका वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड उसने बाहर भेजा उसकी डेंसिटी, और इनटू जी। ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा, हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है, मैं यहाँ लिख दूँ वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। उसके बाद डेंसिटी, इसकी डेंसिटी किससे ज़ाहिर की गई है? कैपिटल D से। याद है आपको? लेकिन हमें डेंसिटी किसकी लेनी है? लिक्विड की। लिक्विड की डेंसिटी किससे ज़ाहिर हो रही है? स्मॉल d से। और G। ये बात आपकी समझ में आई? पूरा वॉल्यूम क्यों ले लिया? पूरा ही डूब गया वो। ये जो वॉल्यूम लिया बॉडी का दरअसल नहीं लिया, बल्कि उस पानी का लिया है जो बाहर गिरा है। पानी कितना बाहर गिरा है? उसके बॉडी के वॉल्यूम के बिल्कुल एग्जैक्ट बाहर गिरा है, क्योंकि पूरा जो बॉडी है वो पानी में डूब चुका है। ये बात क्लियर हो गई? यहाँ से G कॉमन निकाल लीजिए। क्या बचा? M माइनस का वॉल्यूम ऑफ बॉडी स्मॉल d इंटू कुछ नहीं, G कॉमन आ गया है, m/a। यहाँ तक समझ में आ गई बात? अच्छा, ये जो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है, आप जानते हैं मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द बॉडी किसके बराबर होता है? डेंसिटी के। और डेंसिटी किसकी ले रहे हैं हम? बॉडी की लेंगे तो कौन सी लेंगे? कैपिटल D। ये बात समझ आ गई? चूँकि कैपिटल D बराबर है तो इसमें VB किसके बराबर होगा? VB को यहाँ ले आओ और D को कहाँ ले जाओ? मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय कैपिटल D। ये वैल्यू VB की मैं यहाँ रखूँगा। ठीक है, मैंने लिखा m/a। m/a ये वाला आ गया, बराबर का निशान। G ये वाला M। ये M किसका M है? बॉडी का ही M है, तो M ऑफ B लिख सकते हैं। और माइनस ये VB की जगह क्या लिखें? MB अपॉन कैपिटल D। इसकी जगह आ गया और D अपनी जगह पर ऐसे ही आ गया। तो ये भी मास ऑफ द बॉडी है, ये भी मास ऑफ द बॉडी है। सब पहले से ही आप ऐसे डाल के चलें ताकि आगे जाके आपको परेशानी ना हो। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है दोनों में से? मास ऑफ द बॉडी MB/a इज इक्वल टू G। मैंने ऐसे लिखा है, यहाँ से कॉमन क्या निकाला? MB। क्या बचा यहाँ से? 1। ये निकल गया तो क्या बचा? यहाँ से क्या बचा? 1/d इंटू स्मॉल d। M से M कैंसिल, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गया?
जी 1 माइनस डी अपॉन कैपिटल डी। यही आपको प्रूफ करना था कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, g इंटू 1 माइनस स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी के। ठीक है, उतारिए इसे। तो 10वां सवाल, चैप्टर नंबर 10 का आखिरी सवाल। अ ब्लॉक ऑफ वुड जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.85 है, एक लकड़ी का ब्लॉक है, फ्लोट्स ऑन वाटर, पानी पे वो तैर रहा है। ठीक है। सम केरोसिन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.82 इज poured। अब आपने क्या करा, उसी बर्तन में कुछ मट्टी का तेल डाल दिया जिसकी ग्रेविटी कितनी है, स्पेसिफिक 0.82 ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी ही के सरफेस पे, until the wooden block is just immersed, यहाँ तक के वो जो पूरा लकड़ी का ब्लॉक है वो डूबा हुआ हो गया, उसकी तह तक आ गया मट्टी का तेल। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ ब्लॉक। आप कैलकुलेट कीजिए ब्लॉक के उस हिस्से को लेइंग बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, जो पानी की सतह के नीचे मौजूद है, इन द सेकेंड केस में। पकड़ पाए सवाल? ठीक है। एक बड़े से बर्तन में एक लकड़ी का ब्लॉक है, वो पानी के ऊपर तैर रहा है। अच्छा, वो तैर ऐसा रहा होगा कि उसका कुछ हिस्सा पानी में भी होगा और कुछ हिस्सा पानी के बाहर भी होगा। ये तो पोजीशन थी पहली। फिर क्या करा हमने, उसमें मट्टी का तेल डालना शुरू कर दिया। अच्छा, मट्टी का तेल और पानी आपस में मिलते नहीं है। मट्टी के तेल की डेंसिटी क्योंकि कम है वो ऊपर रहेगा, लेकिन ये जो लकड़ी का ब्लॉक है उसकी डेंसिटी मट्टी के तेल की डेंसिटी से ज़्यादा है। ज़रा चेक करें क्या है। लकड़ी के ब्लॉक की डेंसिटी कितनी है, 0.85, और जो मट्टी का तेल आप डाल रहे हैं उसकी डेंसिटी कितनी है, तो लकड़ी के ब्लॉक की डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए लकड़ी का ब्लॉक मट्टी के तेल के ऊपर नहीं आएगा बल्कि वो मट्टी के तेल में डूब जाएगा। तो वो जो मट्टी का तेल है वो भरते गए कब तक, जब तक कि मट्टी का तेल ब्लॉक की तह तक ना आ जाए। अब ये दूसरी सिचुएशन होगी। तस्वीर अब नज़र क्या आ रही है, पानी के ऊपर मट्टी का तेल, और जो ब्लॉक है उसका कुछ हिस्सा पानी में डूबा हुआ है और कुछ हिस्सा मट्टी के तेल में डूबा हुआ है। समझ में आ रही बात? सवाल ये पूछा है कि उसका कितना हिस्सा पानी में डूबा हुआ है और कितना हिस्सा बाहर है। सही है, सवाल समझ में आया? ठीक है, करते हैं इसको, ट्राई करते हैं कैसे होगा, ये देखते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं तस्वीर बनाता हूँ, उस तस्वीर से फिर हम चीज़ें अखज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या सिचुएशन है। सिचुएशन ये है कि एक आपके पास पहले ये पानी है, इसके अंदर क्या है, ब्लॉक है। ठीक है, इसमें पानी की डेंसिटी दी गई है अलग से या नहीं दी गई? नहीं दी गई। तो अच्छा, फिर हमने क्या करा, इसमें क्या डाला, मट्टी का तेल डाला, और इस तरह से मट्टी का तेल डाला कि वो मट्टी का तेल में ये ब्लॉक डूब गया। ठीक है, मालूम क्या करना है कि ये जो हिस्सा पानी में डूबा हुआ है इसमें, और ये जो हिस्सा किस में डूबा हुआ है, मट्टी के तेल में, इसकी रेशो क्या है, यानी कितना हिस्सा पानी में है और कितना हिस्सा मट्टी के तेल में है। क्लियर हो गई बात आपको? तो मैं यहाँ पर 2-3 चीज़ें लिख रहा हूँ। सबसे पहले डेंसिटी ऑफ ऑयल मैं किससे ज़ाहिर कर रहा हूँ, ओ से। ऑयल का मतलब जो केरोसिन ऑयल है। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, डेंसिटी ऑफ ऑयल। अच्छा, ये जो नीचे ये क्या है, पानी है, इसकी डेंसिटी को किससे ज़ाहिर कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर। DW को हम किससे ज़ाहिर करेंगे, डेंसिटी
ऑफ वाटर। ठीक है। अच्छा, ये जो ब्लॉक है इसकी अपनी भी एक डेंसिटी है, इसको हम कह रहे हैं डेंसिटी ऑफ बी। बी का मतलब बॉडी या ब्लॉक। ठीक है, ये डेंसिटी ऑफ ब्लॉक को सोच रहे हैं, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक। ठीक है। अच्छा जी, अब सोचिए कि ये जो वॉल्यूम पानी के अंदर है, ये जो अंदर पानी के अंदर जो वॉल्यूम है, इसको मैं जाहिर कर रहा हूँ वी आई से। आई का मतलब इनसाइड। सही है, यहाँ तक पकड़ पाए आप लोग? अच्छा, ये जो ब्लॉक है, इस पूरे ब्लॉक के वॉल्यूम को मैं जाहिर कर रहा हूँ वी बी से। वी बी का मतलब वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक या बॉडी। ठीक है। और ये जो मिट्टी के तेल के अंदर है, जितना वॉल्यूम मिट्टी के तेल में है, इस वॉल्यूम को मैं जाहिर किससे करूं? वॉल्यूम ऑफ ऑयल। ठीक है, वॉल्यूम इन, ये वॉल्यूम इन वाटर, ये वॉल्यूम इन ऑयल, और ये टोटल वॉल्यूम। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब इसकी लॉजिक क्या लगाएंगे हम? सोचेंगे कैसे इस सवाल को हल करने के लिए? लॉजिक इसकी ये है कि ये जो पूरा का पूरा बॉडी है, इसको पानी ने संभाला हुआ है, ऐसे ही है। क्योंकि पानी की जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो उसके वेट के बराबर है। किसके वेट के? उस ब्लॉक के। लेकिन क्या ब्लॉक का वेट उतना ही है जितना हवा में होता? नहीं, ब्लॉक का वेट कम हुआ है। ब्लॉक का हवा में वेट कुछ और है, और जब वो मिट्टी के तेल में आया है तो उसका वेट कुछ कम हुआ है। ठीक है। तो जो पानी ने वेट संभाला है वो असल वेट नहीं संभाला हुआ है, वो वेट संभाला हुआ है जो मिट्टी के तेल की वजह से कम हुआ है। तो पकड़ पा रहे हैं आप बात? पानी ने जो इस ब्लॉक का जो वेट संभाला हुआ है, उसका असल वेट नहीं संभाला हुआ, बल्कि वो वाला वेट संभाला हुआ है जो मिट्टी के तेल की वजह से कम हुआ है। सही है। तो मिट्टी के तेल की वजह से कम कितना हुआ है? जितनी मिट्टी के तेल की अब थ्रस्ट फोर्स है। हमने ये बात बहुत तफसील से पढ़ी है। वेट कितना कम होता है? जितनी अब थ्रस्ट फोर्स होती है। तो मिट्टी के तेल की वजह से जो अब थ्रस्ट फोर्स पैदा हो रही है, उतना ही मिट्टी के तेल ने उसमें से वेट कम कर दिया है। पकड़ पाए आप? तो मैं क्या कह रहा हूँ, इस पानी ने जो वेट संभाला है वो वेट है जो मिट्टी के तेल की वजह से कम हो गया, और वो वेट उस अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर है जितना पानी ये बाहर निकाल रहा है, ये वाला हिस्सा। आपको पता है ना कि पानी की अपथ्रस्ट फोर्स उस वॉल्यूम के बराबर गिराए हुए पानी के बराबर होती है। तो ये 3 तहों में सवाल चला गया। तो सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का ऑयल की वजह से जो वेट कम हुआ है वो मालूम करने जा रहा हूँ। ये बात क्लियर हो गई? तो मैं सबसे पहले क्या लिख रहा हूँ, वेट ऑफ ब्लॉक इन एयर। ये वेट ऑफ ब्लॉक किस में है? हवा में। ऐसा ही है। ये बराबर होगा किसके? इसमें से अगर माइनस कर दें अपथ्रस्ट फोर्स, कौन सी अपथ्रस्ट? ऑफ ऑयल। तो किसके बराबर आएगा? वेट इन ऑयल। वेट इन, ये बात आप पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए? ये कौन सा वेट है?
अगर आप इसको बाहर निकालेंगे तो ये वेट है, फ़र्ज़ करो ये 50 न्यूटन है। आपने इसको जैसे ही इसमें डाला ऑयल में, तो अब थ्रस्ट फोर्स उसने दे दी 10। तो अब ऑयल में कितना वेट हो गया? 40। आपने क्या करा, एयर वाले वेट में से कौन सी क़ुव्वत निकाल दी? कौन सी अब थ्रस्ट? ऑयल की। तो क्या बन गया? वेट किस में? ऑयल में। ये बात क्लियर हो गई? मैं इसको हल करने जा रहा हूँ। तो वेट इन ऑयल बराबर है वेट इन एयर। कितना होगा? ये जो पूरा ब्लॉक है इसका वॉल्यूम हमने क्या माना है? वी बी। डेंसिटी क्या मानी है? dB। और g, ये पकड़ पाया आप या नहीं? मैं ऐसे भी लिख सकता था m इंटू जी। बाद में मैं क्या करता, m की जगह पे क्या लगाता? वॉल्यूम और डेंसिटी का मल्टीपल लगाता। ये हम पिछले कई सवालात से करते आ रहे हैं, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ये लिख दिया। माइनस का अपथ्रस्ट ऑफ ऑयल। ऑयल कितना बाहर गिरा है? सिर्फ इतना। इसका वॉल्यूम क्या है बताइए? अगर पूरे का वॉल्यूम VB है और ये जो अंदर है VI है, तो ये जो बचा ये कितना बचा? अगर डायरेक्ट लिखूँगा तो लिखूँगा वॉल्यूम ऑफ ऑयल जो बाहर गिरा है, कितना गिरा होगा? इतना ही गिरा होगा, इनटू डेंसिटी ऑफ ऑयल इनटू जी। अगले स्टेप में वॉल्यूम ऑफ B, डेंसिटी ऑफ B इंटू जी। वॉल्यूम ऑफ ऑयल जो ये है वो कितना है? VB माइनस VI है। टोटल अगर VB है तो ये पानी के अंदर है, तो सिर्फ कितना ऑयल बाहर गिरा होगा? इतना। तो जो वॉल्यूम ऑयल के अंदर मौजूद है वो VB माइनस VI है। VB माइनस का VI। VB किसको शो कर रहा है? पूरे वॉल्यूम को। और VI किसको शो कर रहा है? जो इनसाइड वाटर है, इनटू जी। ये कौन सा वेट है जो ऑयल में है? वेट इन ऑयल बराबर है VB इंटू DB माइनस जी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे VB जी, और माइनस माइनस प्लस VI इंटू जी। इसमें भी जी रह गया, कॉमन क्या निकाल लो? जी। क्या बचा? VB DB और माइनस का VB प्लस का VI बराबर है वेट इन वाटर। उतारिए ज़रा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ गलती हमने की है। ये V0 की जगह क्या लिखा है? वॉल्यूम ऑफ ऑयल की जगह लिखा है VB माइनस का VI, जबकि D जो डेंसिटी ऑफ ऑयल है वो मैं भूल गया यहाँ पे। तो यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा? डेंसिटी ऑफ ऑयल। जब डेंसिटी ऑफ ऑयल लिखूँगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? डेंसिटी ऑफ ऑयल। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? डेंसिटी ऑफ ऑयल। तो इसका मतलब है जब यहाँ से G कॉमन जाएगा तो VB के साथ क्या आएगा? डेंसिटी ऑफ ऑयल। और यहाँ पे भी क्या आएगा? डेंसिटी ऑफ ऑयल। अब उतारिए। ठीक है, उतारिए नबिया। तो अब देखिए आप, ये वेट है उस ऑब्जेक्ट का किस में? ऑयल में। जी की जगह क्या लिखूं? जी ऐसी रहने देता हूँ। VB क्या है? वॉल्यूम ऑफ बॉडी। हमें पता है कितना वॉल्यूम है बॉडी का? नहीं पता, रहने दीजिए। DB का मतलब डेंसिटी ऑफ बॉडी। कितनी है डेंसिटी ऑफ बॉडी? 0.85। तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया? 0.85। ये बात क्लियर हो गई? तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 0.85 VB। समझ में आ गई बात? माइनस का निशान, माइनस का निशान। ये क्या है?
VB, और ये क्या है, डेंसिटी ऑफ ऑयल। डेंसिटी ऑफ ऑयल कितनी है, 0.82, और ये VB मैंने ऐसे लिख दिया। पकड़ पा रहे हैं आप? उसके बाद ये क्या है, VI। VI के का मतलब वॉल्यूम जो पानी के अंदर मौजूद है, और ये DO क्या है, डेंसिटी ऑफ ऑयल। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल कितना है, 0.82, और VI ऐसे आ गया, ये ब्रैकेट बंद। देखिए ये भी VB है और ये भी क्या है, तो इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं। G ऐसे आ गया, 0.85 में से 0.82 निकलेगा तो कितना बचेगा, 0.03। VB माइनस का 0.82 VI। ये बात क्लियर हो गई? तो ये कौन सा वेट है जो अब उस ब्लॉक का मिट्टी के तेल में है। मिट्टी के तेल के बाहर कुछ और है, मिट्टी के तेल में आया तो अब थ्रस्ट फोर्स लगी, तो अब क्या वेट हो गया, हमने कहा मिट्टी के तेल की अब थ्रस्ट फोर्स को अगर निकाल दिया जाए उसकी टोटल वेट से, तो कौन सा वेट आ जाता है जो ऑयल के अंदर बचता है, वो ये है। यहाँ तक समझ में आ गई बात? अब ये जो पानी है, इस पानी ने कौन सा वेट संभाला है, यही वाला वेट संभाला है। समझ में आ रही बात आपको? पानी को कौन सा वेट मिल रहा है, असली वेट नहीं मिल रहा, वो वाला वेट मिल रहा है जो मिट्टी के तेल ने उसमें कमी बेशी कर दी है। तो पानी को अब मिला कौन सा वाला वेट, ये वाला वेट जो उसे संभालना है। क्लियर बात? अच्छा, अब हम चले गए वाटर इन वाटर। किस में बात कर रहे हैं? पानी के अंदर। पानी के अंदर इस ऑब्जेक्ट पर अब थ्रस्ट फोर्स लग रही होगी जी, कितनी लग रही होगी? अब थ्रस्ट इन वाटर बराबर है किसके? आपको पता है ये वाला वॉल्यूम जितना पानी बाहर निकालेगा, ये वाला वॉल्यूम जितना पानी, वो उसकी डेंसिटी और G। तो जो वॉल्यूम वो बाहर निकाल रहा है वो क्या है, VI। पानी कितना बाहर निकलेगा, इतना ही निकलेगा ना। और डेंसिटी ऑफ वाटर और इनटू G, ये अब थ्रस्ट फोर्स है। किसकी अब थ्रस्ट फोर्स है? ये पानी की। पानी की जो अब थ्रस्ट फोर्स होगी, इसी के बराबर क्या आ रहा है, वेट, क्योंकि रुका हुआ है ना। तो जितनी अब थ्रस्ट लगा रहा है उतना ही क्या आ रहा है। तो ये जो अब थ्रस्ट है, इसकी जगह ये WO लिख दूँ। ये बात पकड़ पाए आप लोग या नहीं पकड़ पाए? बस यही इसमें लॉजिक है जो समझने की है। ये जो अब थ्रस्ट फोर्स लग रही है उतना ही क्या पड़ रहा है, ये कैसे पता चला दोनों ऐसे बराबर हैं? इसलिए कि वो साकिन ने रुका हुआ है, जितनी अब थ्रस्ट उतना ही वेट। तो उस पर जो वेट आ रहा है वो किसका है? तो अब थ्रस्ट किसके बराबर है? उस वेट के। और वो वेट कहाँ से आ रहा है? ऑयल से आ रहा है। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, वेट ऑफ। इस पूरे की जगह पे क्या लिख दूँ, G 0.03 VB माइनस का 0.82 VI। ये इस तरफ लिख दिया मैंने, बराबर का निशान, VI DW इंटू G। ये वाले G से ये वाला G कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बचा हमारे पास क्या, यहाँ से लेफ़्ट से 0.03 VB। VB क्या है? ब्लॉक का पूरा वॉल्यूम, माइनस 0.82 VI। VI क्या है? जो अंदर पानी है, पानी के अंदर है जो, बराबर का निशान। वहाँ VI क्या है? VI डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है? 1। ये दी नहीं गई है लेकिन अंडरस्टूड होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी में वाटर की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? 1 होती है। और G तो कट गया, तो
तो यहाँ से ये बचा आपके पास, तो यहाँ से बचा 0.03 VB, माइनस को वहाँ ले जाइए VI ये वाला, ये वहाँ जाके किसका हो गया प्लस का 0.82 VI, दोनों को जमा करें कितने हो गए, एक ये और एक ये कितने हो गए 1.82 VI। समझ में आ रही बात, मैं सही जा रहा हूँ। डेंसिटी ऑफ ये तो यहीं से आया था ना 0.82, बिल्कुल सही है, और 0.03 VB। ये यहाँ पे क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, ये भी क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, इसको यहाँ ले जाओ, ये क्या बना VI अपॉन VB, ये क्या बना 0.03 डिवाइडेड बाय 1.82। समझ में आ रही बात। ये VI क्या है पानी के अंदर, ये VB क्या है टोटल वॉल्यूम। मैं अगर यहाँ से पॉइंट हटा दूँ, इसको 180 मान लो, एक 1.82 के बजाय क्या मान लो 1.8 मान लो, यानी पॉइंट के बाद एक ही आदत ले लो, ठीक है। 0.03 निकाला था हमने, और क्या निकाला था 0. इसमें कहीं मैं गलती कर रहा हूँ, ये जो वैल्यू आएगी ना ये आएगी 0.18। देखिए कहाँ गलती की है मैंने, ये वैल्यू आएगी 0.18, या तो यहाँ बिल्कुल देखिए यहाँ पर इसका साइन क्या था प्लस, मैंने क्या लिया है गलत लिया है, तो ये क्या होगा प्लस। अच्छा जब ये यहाँ प्लस होगा तो ये वहाँ जाके क्या होगा, समझ में आ रही बात आपको, यानी जब मैं यहाँ लेकर आया हूँ तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब ज़रा निकालिए 1 में से 0.82 निकालिए, ये प्लस है यहाँ पे, ठीक है, वहाँ जाके क्या हो गया 1 में से 0.82 निकालिए 0.2, 1 में से 0.82 निकालिए 0.18 VI। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ जाकर क्या करेगा 0.18। अच्छा ये V1 VI रहा और ये क्या हो गया VB हो गया, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 3 एकम 3, 3 6 1/6 VI डिवाइडेड बाय क्या मतलब टोटल जो है वो 6 है और जो VI है वो कितना है 1 है। इसका मतलब ये है कि 1/6 बाहर है, सॉरी 1/6 अंदर है। VI जो है वो दरअसल क्या है एक हिस्सा है और VB क्या है 6 हिस्से हैं। तो अगर आप इसके एक हिस्से को अंदर माने, 6 हिस्से थे, एक हिस्से को अंदर माने तो 5 हिस्से कहाँ होंगे बाहर होंगे। समझ में आ रही बात। तो रेशियो क्या बनी 6 और 1 की बनी, 1 अंदर, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको। तो ये जवाब हो गया इसका।